एपिसोड 2 चरित्रहीन का एपिसोड 2। सतीश के हाथ जोड़कर विदा मांगने के ढंग देखकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। भूपति बाबू जले हुए तो थे ही, सब इस हंसी को मानो ऊपर से नाक नमक डाल दिया। क्रोध के मारे तर्क की डोर हाथ से जाती रही और जो मुंह में आया कह गए। तो देखता हूँ आप ईश्वर को भी मानते नहीं। बात बिल्कुल व्यर्थ थी, एकदम बच्चों की सी, जो भूपति बाबू को भी खटके बिना न रही। सतीश और भूपति के तमतमाते हुए चेहरे पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली और फिर उपेंद्र के मुख की ओर दिखाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, भैया इस बार भूपति बाबू कुशलतापूर्वक लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। मेरे जैसे 10-12 कुत्ते भी अब इनके पास नहीं फटक सकते हैं। भूपति की ओर देखकर बोला, शाबाश भूपति बाबू शाबाश। चोर चोर का खेल में दौड़ा न जाए तो घुई छुई लेना ही अच्छा है। इन तीखे व्यंग बाणों की चपेट से जलकर भूपति उठ खड़े हुए। उपेंद्र ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, भूपति तुम जरा ठहरो, मैं अभी से ठीक करता हूँ। क्यों रे सतीश, घुई छूना, लक्ष्य पर पहुँचना, इन सब बातों का क्या अर्थ है? वास्तव में मेरी आदत जैसी संदिग्ध है, उससे यह संदेश होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि तू ईश्वर तक को भी नहीं मानता। सतीश ने आश्चर्य का नाट दिखाते हुए कहा, हाय रे मेरा भाग्य, मैं ईश्वर को नहीं मानता। अवश्य मानता हूँ। आधी रात को जब नाट थिएटर के अखाड़े से अवकाश पाकर घर लौटता हूँ तब मुझे शमशान के पास से होकर आना पड़ता है। कहीं कोई आदमी नहीं रहता। उस शून्य शमशान को पार करते समय मेरे भय के पीछे भय मेरी छाती का खून जम सा जाता है। तुम भले आदमियों का इसका क्या पता? हंसते क्यों हो भैया? भूत प्रेत मानता हूँ और ईश्वर नहीं, भला यह संभव है? उसकी बातों से क्रुद्ध भूपति हंस पड़े तो बोले, सतीश बाबू, क्या भूत से डरने का अर्थ ईश्वर को स्वीकार करना है? क्या आपकी दृष्टि में दोनों बातें एक ही हैं? सतीश ने कहा, बिल्कुल एक। पास रख दीजिए तो पहचान न पड़े, केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी, उपेंद्र भैया के लिए भी, और जो सशस्त्रकार हैं उनके लिए भी यही बात है। हाँ, जो दोनों में से किसी एक को बिना माने तो उसका कहना ही क्या। लेकिन जहाँ एक को मान लिया बस फिर पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है। मानने की बात जान नहीं बचती। दुख में, संकट में, विपद में, आपदा में कई ओर से सोचकर देखा, भाषण भी सुना है, पर जो अंधकार पहले था अब वह नहीं है, अब भी है। छोटा सा एक निराकार ब्रह्मा मानो या हाथ पैरों वाला 33 करोड़ देवी देवता मानो, चाहे कुछ भी करो, एक को मानते ही दूसरे भी आ उपस्थित होते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो सब एक जंजीर में बंधे हुए हों। एक पर जोर डालो या एक को खींचो तो सबकी सब कड़ियाँ खींच जाएगी, स्वर्ग नरक आ जाएगा, आत्मा भी आ जाएगी। फिर तुम शमशान के उप देवताओं को धोखा कैसे दोगे? काली घाट के कंगालों में से एक को चुपके से कुछ देकर क्या तुम अपना पिंड औरों से छुड़ा सकते हो? पल भर में अनगिनत भिखारी आकर घेर लेंगे। ऐसी हालत में आप ही बताइए, भूत से डरूं और ईश्वर को न मानूं, क्या यह कभी संभव है? भूपति बाबू। यूं कहते हुए उसने ऐसा मुंह बनाया कि देखकर सब लोग ठहाका मार हंस पड़े। कुछ दूर पर खड़े दो छोटे छोटे
बच्चों भी जोर से हंस पड़े। रविवार की उदास फीकी दोपहरी इन सबकी हंसी से गूंज उठी। भूपेंद्र की स्त्री सुरबाला द्वारा भेजा हुआ नौकर, जो दूर खड़ा होकर इतनी देर से आप ही बड़बड़ा रहा था, मुंह फेर मुस्कुराने लगा। कलह के जो बादल घिर आए थे, इस हंस की आंधी में वे ऐसे उड़े कि उनका पता ही न चला। सब के सब बातों में इतने रत हो रहे थे कि किसी को पता तक नहीं चला कि दोपहर कब बीत गई। उधर घर में नौकर दाइयों ने मारे भूख प्यास के बहुत देर तक उबड़ते रहने के बाद अब चिल्पो मचानी शुरू कर दी। रसोई महाराज तो अब ऐसी नौकरी को छोड़ आज ही कहीं चले जाने की घोषणा कर रहे हैं। लगभग 3 महीने बाद की बात है। कलकत्ता के एक मकान में एक ऐसे सवेरे के समय नींद टूटने पर सतीश ने बिछौने पर इधर उधर करवट बदलते हुए अचानक यह निश्चय कर डाला कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा। वह होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ाता था। आज अवकाश मानने के इस संकल्प ने उसके मन में अमृत की वर्षा की और क्षण भर के लिए उसके शिथिल शरीर को बलशाली बना दिया। वह प्रसन्न से उठ बैठा और चीलम भर लाने के लिए शुरू करने लगा। सवित्री घर में आई। वह थोड़ी दूर पर फर्श पर आकर बैठ गई और हंसकर बोली, नींद टूट गई सरकार की। सवित्री इस घर की मजदूरनी थी और घर के सारे प्रबंधन की स्वामिनी भी। उसमें चोरी की आदत न थी, इसलिए खर्च के रुपए पैसे उसी के हाथ में आते थे। इकहरा बदन था, रंग गोरा और अंग अंग सांचे में ढले हुए से थे। आयु लगभग 22-23 वर्ष की होगी, लेकिन देखने से इससे भी कम आयु की मालूम होती थी। सवित्री स्वच्छ वस्त्र पहनती, ओठ दोनों और पान और तंबाकू के रस से दिन रात लाल बनाए रहती थी। वह हंसकर बातचीत करना तो जानती ही थी, उसी हंसी का मूल भी ठीक उसी प्रकार समझती थी। गृह सुख से वंचित डेरे के सभी लोगों पर उसके मन में एक आंतरिक स्नेह ममता थी। फिर भी कोई उसकी प्रशंसा करता और वह कहती, काम न करने के समय में आप लोग मुझे रखेंगे क्यों बाबू? इसके अलावा घर जाकर स्त्रियों की निंदा करके कहेंगे, डेरे पर ऐसी दाई है कि भरपेट दोनों समय खाने को भी नहीं देती है। उस लांछन की अपेक्षा थोड़ा सा परिश्रम अच्छा है, यह कहकर वह हंसती हुई अपने काम पर चली जाती थी। डेरे में एक सतीश ही ऐसा था जो उसका नाम लेकर पुकारता था। कभी कभी उसके साथ हंसी मजाक करता था और मन में आता तो कभी पुरस्कार भी दे देता था। उसका भी सतीश पर स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। सारा दिन सभी काम काजों में व्यस्त रहने पर भी इसलिए सदा एक आंख और एक कान इस सुगठित सुंदर युवक की ओर लगाए रहती थी। डेरे पर सभी लोग इस बात को जानते थे और कोई कोई कौतुक के साथ इसका संकेत करने से बाज नहीं आते थे। सवित्री उत्तर देकर मुस्कुराती हुई काम पर चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद खुल गई। इतना कहकर तकिए के नीचे से उसने 1 रुपया निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। सवित्री ने रुपया उठाकर कहा, सुबह ही सुबह किसी वस्तु की आवश्यकता हो गई। सतीश ने कहा, संदेश, लेकिन मेरे लिए नहीं, अभी तुम रख लो, रात को अपने बाबू के लिए माल ले जाना। सवित्री ने अप्रसन्न होकर रुपये को बिछौने पर फेंकर कहा, यह लीजिए अपने रुपये को, मेरा बाबू संदेश नहीं खाता। रुपये को फिर फेंककर अनुरोध के स्वर में सतीश ने कहा, मेरे सिर की सौगंध सवित्री, इस रुपये को तुम किसी प्रकार भी वापस न कर सकोगी। मैंने सचमुच ही तुम्हारे बाबू को संदेश पाने के दिया है। सवित्री ने मुंह उदास बनाकर कहा, जब तक आप स्त्रियों के सम्मान सिर की सौगंध खिलाते रहते हैं, यह बड़ा अन्याय है। बाबू मेरे पास नहीं है, मेरे बाबू आप लोग हैं। सतीश हंसकर कहा,
अच्छा दे दो रुपया, लेकिन बताओ मेरे सिवा यदि कोई और बाबू हो तो मैं उसका सिर खाऊंगा। सवित्री हंसकर बोली, मेरा बाबू क्या आपकी सौत है जो सिर खा रहे हैं? सतीश ने कहा, मैं उनका सिर खा रहा हूँ या वो मेरा सिर खा रहे हैं, बल्कि मैं तो उनको संदेश खिला रहा हूँ। सवित्री ने अपनी हंसी को रोककर कहा, नौकर नौकरानियों के साथ इस प्रकार बातचीत करने से छोटे आदमियों को बढ़ावा मिल जाता है, फिर वे मुंह लग जाते हैं। जरा समझ बूझ कर बातें करनी होती है, बाबू नहीं तो लोग निंदा करते हैं। यह कहकर रुपया उठा लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर बाद फिर लौटकर बोली, इस समय क्या बनेगा? भोजन संबंधी सभी बातें में सतीश एक गुणवान आदमी है, इसका परिचय सवित्री पहले ही पा चुकी थी। अतः प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक बार आ जाती थी और सतीश की आज्ञा लेकर चली जाती थी और स्वयं ही खड़ी रहकर महाराज से सभी कामों को खूब अच्छी तरह पूरा करा लेती थी। इसी समय नौकर तंबाकू दे गया था। सतीश फिर एक बार करवट लेकर बोला, जो मन हो वही बनाओ। सवित्री बोली, देखती हूँ क्रोध भी मौजूद है। दीवाल की ओर मुंह फेरे कर तंबाकू खींचते हुए सतीश बोला, पुरुष ही ठहरा, क्रोध क्या नहीं रहेगा? आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा। सवित्री बोली, शायद और कहीं ठिकाना लग गया है, किंतु कुछ भी हो सतीश बाबू, स्कूल आपको जाना ही पड़ेगा, कह देती हूँ। इतने थोड़े समय के बीच ही नियमित रूप से स्कूल जाने का धंधा फिर सतीश को भार सा बनकर दबाता जा रहा था और तरह तरह के बहाने, तरह तरह के कारण निकालकर उसने अनुपस्थित होना शुरू कर दिया था। आज उस बहानेबाजी की पुनरावृत्ति का सूत्रपात होते ही वह समझ गई। सतीश हड़बड़ाकर उठ गया और बनावटी क्रोध के स्वर में बोला, तुम कार्य के आरंभ से ही रोको मत। सवित्री ने कहा, यह तो आप कहेंगे ही, लेकिन एंट्रेंस पास करने में 24 साल बीत गए, यह डॉक्टरी पास करने में 64 साल बीत जाएंगे। सतीश ने क्रोध के भाव से कहा, झूठी बात मत कहो सवित्री, मैंने एंट्रेंस पास नहीं किया। सवित्री हंसने लगी, बोली, इसको भी पास नहीं किया। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ईर्ष्यालु मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए परीक्षा में बैठने नहीं दिया। सवित्री ने हंसकर कहा, तो क्या इसकी भी वही दशा होगी? किसकी? इस डॉक्टरी की। सतीश ने कहा, अच्छा सवित्री, गधों के समान जितने लोग हैं वे परीक्षा पास करके क्या करते हैं, तुम बता सकते हो? सवित्री हंसी के वेग में दबाकर बोली, गधों के समान, लेकिन गधे हैं नहीं, जो लोग वास्तव में गधे हैं वे पास ही नहीं कर सकते। सतीश ने दरवाजे से झांककर एक देख लिया, फिर स्थिर भाव से बैठ गया और गंभीर होकर बोला, यदि कोई सुन लेगा तो सचमुच ही निंदा करेगा, मेरे मुंह पर मुझे ही गधा कह रही हो। हाय रे, कर्मों के दोष से आज सवित्री घर की सेविका है, इसी कारण वह इस आघात को सहकर बोली, ठीक ही तो है, क्या कहकर वह चली गई।